हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। और ये जो हमारा एनालिसिस है ये है इसका पार्ट 2। अब अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके पार्ट 1 को देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 है इंटरवल से पहले की पिक्चर और पार्ट 2 है इंटरवल के बाद की। अब अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो यहाँ पे हम जो भी बात करने वाले हैं वो कुछ भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो अब अगर हम लोग हमारे पार्ट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे द इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है कि नेचुरल गैस का जो भी कंपोजिशन है वो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल 6%। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 6% को इंक्रीज करना चाहती है 15% तक साल 2022 तक। तो इस चीज को अचीव करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे 15 जून 2020 को स्टार्ट किया था इंडियन गैस एक्सचेंज। अब ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है ये है इंडिया का पहला नेशनल लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें होती है गैस की फिजिकल डिलीवरी। और इसकी वजह से जो गैस इंडस्ट्री है उसके अंदर मल्टीपल कंपीटिंग सप्लाई ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसकी वजह से मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स ट्रेड कर पाएंगे स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो कि होगा डेजिग्नेटेड फिजिकल हब्स के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर के लिए काफी सारे इनिशिएटिव लेके आई है, जिसमें पहला जो इनिशिएटिव है वो है 24/7 सप्लाई फॉर ऑल। अब इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है सौभाग्य योजना, उस योजना के अंदर इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ पे जो सप्लाई है सभी लोगों के लिए 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई लोगों को प्रोवाइड करी जाए। और इन लोगों का यहाँ पे टारगेट है कि जो पावर कंजम्पशन है उसको ये लोग लेके जाएंगे 1490 बिलियन यूनिट तक, जो कि रहेगी पर कैपिटा पावर कंजम्पशन। इसके बाद में जो ओवरऑल पावर कंजम्पशन है उसको ये लोग लेके जाएंगे अराउंड 1900 बिलियन यूनिट्स के आसपास में साल 2022 तक। इसके बाद में नेक्स्ट जो ये लोग फीचर लेके आएंगे वो लेके आएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का। अभी तक जो इंडिया के अंदर सिचुएशन है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की, तो अराउंड 10 लाख के आसपास स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स कुछ सिटीज के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर से फायदा ये होगा कि आपको जो है बिलिंग वो मिलेगी एकदम एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा कंजम्पशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका फीचर रहेगा वो रहेगा इनका जनरेटिंग कंपनीज के लिए। अब अभी के टाइम पे होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रहती है वो जनरेटिंग कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी तो बाय कर लेती है लेकिन पेमेंट करने में वो बहुत डिले कर देती है, जिसकी वजह से जो डेट का अमाउंट है वो काफी अच्छे से इंक्रीज हो जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने एक रूल यहाँ पे बना दिया है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को लेने से पहले जनरेटिंग कंपनी को। इसके बाद में ये लोग जो और फीचर्स लेके आने वाले हैं उसमें रहेगा ई मोबिलिटी सॉल्यूशन, पावर मार्केट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं। इसके बाद में जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा और जो जनरेटर्स हैं और जो पावर एक्सचेंज है इन लोगों को कोल की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी और आसान इन लोगों के लिए बनाया जाएगा। अब इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 की ड्राफ्ट को भी इशू कर दिया है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 की ड्राफ्ट के अंदर क्या है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फीचर है वो ये रहेगा कि यहाँ पे ये लोग प्राइवेटाइजेशन को और आसान करने वाले हैं सब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी के थ्रू। इसके बाद में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की कंट्रीज के साथ में। तो अब यहाँ पे होगा ये कि इंडिया और ये जो कंट्रीज है इनके बीच में जो पावर कनेक्टिविटी है सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसके बाद में जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो उसके बाद में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट हो जाएगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू। इसके बाद में जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसकी सिक्योरिटी को और कैसे इंप्रूव किया जा सके उसके बारे में भी ये लोग काम करने वाले हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें रिस्क और कंप्लायंसेस के बारे में जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को अभी फॉलो करने पड़ते हैं और आगे जाके क्या नए रिस्क और कंप्लायंसेस इनके लिए अराइज हो सकते हैं, तो इसमें दो तरीके की रिस्क आ जाती है। पहली आती है स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब स्ट्रेटेजिक रिस्क जो है उसके अंदर इशू रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का और रेगुलेटरी चेंजेस का, जिससे कि जो पावर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है सेलर्स और बायर के बीच में, इन रूल्स इन रेगुलेशंस की वजह से वो चीज जो है इफेक्ट हो सकती है।
और इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ जाती है तो। इसके बाद में दूसरे रहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर जो रेगुलेटरी कंप्लायंस आती है सीईआरसी की गाइडलाइंस के थ्रू, उसका सबसे बड़ा इश्यू रहता है। इसके बाद में जो फाइनेंशियल सेटलमेंट से रिलेटेड रिस्क रहती है वो भी इसके अंदर कवर हो जाती है। अब फाइनेंशियल सेटलमेंट की रिस्क के अंदर अलग अलग तरीके की रिस्क होती है, जिसमें सबसे पहला आता है मार्केट रिस्क, जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है। इसके बाद में आ जाता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के रिड्यूस होने का डर रहता है, और इनका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसकी साइज की रिड्यूस होने का भी डर यहाँ पे बना रहता है, अगर ये लोग रिटर्न अच्छे से नहीं दे पाए तो। अब इसके बाद में क्रेडिट रिलेटेड रिस्क भी आती है, जिसके अंदर इशू रहता है मार्जिन अकाउंट मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का और कोलेटरल मैनेजमेंट का भी। इसके अलावा जो इनके लिए सबसे बड़ा इशू आने वाले टाइम में रह सकता है वो है प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इनका मोनोपोली बिजनेस है, 97.2% का मार्केट शेयर इन लोगों के पास में है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्टर के अंदर अलाउ कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स को, तो उसकी वजह से इनका ये जो 97.2% का शेयर है ये कितना बचेगा, कैसे ये लोग उन कंपनी से कंपीट कर पाएंगे, इन सभी चीजों पर निर्भर करेगा इस कंपनी का भविष्य। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें फाइनेंशियल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें देखें इस कंपनी का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू रहा 29,715.22 लाख का। अब यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग्स आती है उसमें ट्रांजैक्शन फीस कवर करती है 92.3%, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस कवर करती है 7.3%। इसके बाद में जो बचा हुआ 0.4% है वो आता है इनके एडमिशन फीस से, इंटरेस्ट इनकम से, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और अदर मिसलेनियस इनकम। अब अगर हम लोग इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात आगे करें और बात करें इनके एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे अगर आप लोग चार्ट में देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है 31% का। वो इंक्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने कुछ नई हायरिंग्स करी, इसके अलावा इन लोगों ने एनुअल इंक्रीमेंट भी दिए अपने एम्प्लॉयज को। इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे इनकी फाइनेंस कॉस्ट, जिसके अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अब इसकी वजह ये रही कि इन लोगों ने उस साल के अंदर जो भी अपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो उन इन्वेस्टमेंट को सेल करने की वजह से इन लोग को यहाँ पे प्रोविजन बनाना पड़ा सीईआरसी की गाइडलाइंस की वजह से। अब ये प्रोविजन के अंदर इन लोगों ने जितना भी गेन किया उसका 70% बनाना पड़ा इनको प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था वो था इनके एक्सचेंज के मेंबर्स का, और वो इनको करना था रिफंड, इस वजह से बनाया प्रोविजन। और ये जो प्रोविजन था वो था रुपीज 80.18 लैक्स का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके पैट के मार्जिन की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 4% के आसपास इंक्रीज हो गए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो टैक्स रेट है उसको लोअर टैक्स रेट को अडॉप्ट कर लिया था, जो कि थी 22%। तो 25% से जो इनकी टैक्स रेट 22% हुई, इसकी वजह से इनके मार्जिन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनकी बैलेंस शीट के बारे में, तो यहाँ पे इनके पास में जो एसेट है वो है 668 करोड़ की, जो लायबिलिटीज है वो है 278 करोड़ की। अब यहाँ पे इनकी जो बैलेंस शीट की साइज है वो तो काफी छोटी है, लेकिन एक कंपनी है एकदम डेट फ्री। अब अगर यहाँ पे आप लोग इनकी एसेट साइड को देखेंगे, तो एसेट साइड के अंदर मेजर पोर्शन कवर करता है इनके इन्वेस्टमेंट, जिसमें दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 207 करोड़, शॉर्ट टर्म की है 307 करोड़। अब अगर हम लोग लास्टली बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, तो कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए अगर आप फ्री कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 2011 में थे वो 49 करोड़, मार्च 2020 में वो पहुंच गए 106 करोड़। अब अगर यहाँ पे इनके फ्री कैश फ्लोज को कंपेयर करें इनकी एसेट्स की साइज से, तो वो हो जाते हैं ऑलमोस्ट 1/6 या 1/7। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इनके मार्केट कैप से, तो एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इनके फ्री कैश फ्लोज और इनके मार्केट कैप के बीच में। तो इस वजह से ये जो कंपनी है इस प्राइस के ऊपर अब यहाँ पे थोड़ी महंगी लगती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट यहाँ पे चेंजेस ला रही है, कहीं वो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ तो नहीं कर रही इस सेक्टर में एंटर करने के लिए,
और अगर अलाउ कर रही है तो ये कंपनी उनसे किस तरीके से compete करने वाली है, कैसे अपने मार्केट शेयर को बचा के रखने वाली है, उन सभी चीजों पे डिपेंड करेगा इस कंपनी का फ्यूचर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियोस आगे लेके आए हैं ऐसे ही दूसरी कंपनीज के बारे में वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।